आप लोग देख सकते हैं कि ये टॉपिक्स हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो देख लेना, चैनल पे अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, आज का सबसे पहला टॉपिक है नीड फॉर सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन वाला टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? हमने ओएस में पढ़ चुके हैं, सीएन में पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसको ऊपर से बता देता हूँ। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो डेटा हम नेटवर्क में सेंड कर रहे हैं उस डेटा को मैनेज करना, मॉनिटर करना या फिर रियल टाइम में उसको कंट्रोल करना, उसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके चैलेंजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे कि हमें पता है कि जो क्लाउड के पास जो डेटा आता है वो कहीं सेंट्रलाइज्ड डेटा नहीं आता है, उसके पास हर जगह से डेटा आता है। ठीक है, हर जगह से डेटा का मतलब, मान लो हमारे पास क्लाउड है तो कोई सर्वर यहाँ से डेटा भेजेगा तो दूसरा सर्वर यहाँ से डेटा भेजेगा। तो क्या होगा, हर कोई सर्वर जो है वो अपना लोकल टाइम फॉलो करेगा। ये सर्वर अपना टाइम T1 फॉलो करेगा, ये सर्वर अपना टाइम T2 फॉलो करेगा। तो जब इसके पास डेटा आएगा तो वहाँ पे जब डेटा को प्रेजेंट करने की बारी आएगी या फिर उसको डिस्प्ले करने का टाइम आएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? एक एग्जांपल ले लो कि जो सर्वर 1 है उसने डेटा को सेंड किया 3 बजे, लेकिन जो सर्वर 2 है उसने भेजा इसको 2:50 को। तो जब डिस्प्ले करने की बारी आएगी तो पहला डेटा 3 बजे आया, दूसरा डेटा 2:50 को आया, तो ये टाइम उल्टा तो चल नहीं सकता। और यही था पहला चैलेंज। नेक्स्ट चैलेंज ये कहता है कि सिंक्रोनाइजेशन इंट्रोड्यूस होने से पहले हमारे जो प्रोसेस हैं इंटरनेट में वो सारे एसिंक्रोनस मॉडल को फॉलो करते थे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज क्लॉक स्क्यू। क्लॉक स्क्यू एंड क्लॉक ड्रिफ्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्लॉक स्क्यू का मतलब ये होता है कि जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये एक सर्वर है, ये दूसरा सर्वर है, तो इसका जो लोकल टाइम है वो है मान लो 3:30, इसका लोकल टाइम है 3। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिफरेंस होता है दैट इज 3:30 माइनस 3, दैट इज 30 मिनट्स, इट विल बी दी क्लॉक स्क्यू। तो इसका बेसिक डेफिनेशन याद रखना, इट इज़ द रिलेटिव डिफरेंस। ठीक है, इट इज़ द रिलेटिव डिफरेंस इन क्लॉक वैल्यूज ऑफ 2 प्रोसेसेस। इतना सही है। देन आता है हमारे पास क्लॉक ड्रिफ्ट। क्लॉक ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे वी टेक द रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन क्लॉक फ्रीक्वेंसी। वहाँ पे क्या था, हम क्लॉक वैल्यूज के बीच में डिफरेंस ले रहे थे, यहाँ पे हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस लेंगे। क्लॉक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे रेगुलर क्लॉक्स होते हैं उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल काम करता है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है उसका अलग एक फ्रीक्वेंसी रहता है। लेट्स से दैट बिटवीन 2 प्रोसेसेस एंड देयर पर्टिकुलर टाइम लाइन्स दे हैव द डिफरेंस इन देयर frequencies, so that difference will be known as clock drift। इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है याद करने के लिए। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखना। नॉन जीरो क्लॉक स्क्यू का मतलब ये होता है कि क्लॉक्स आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। खुद ही सोचो कि मान लो हमारा जो क्लॉक स्क्यू है वो नॉन जीरो है, दैट इज लेट्स से 30 मिनट्स है, तो इसका मतलब ये है कि क्लॉक 1 और क्लॉक 2 में कुछ डिफरेंस है। मतलब ये है कि अभी भी क्लॉक जो है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं हुए। नेक्स्ट इज, अगर नॉन जीरो क्लॉक ड्रिफ्ट है तो हमारे पास इंक्रीज्ड क्लॉक स्क्यू होगा। अब अगर हमारे पास क्लॉक ड्रिफ्ट नॉन जीरो है, इसका मतलब उस फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस है। अगर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है तो ऑटोमेटिकली क्लॉक स्क्यू तो होगा ही। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लॉक इनएक्यूरेसीज। तो इसमें पहला पॉइंट ये कहता है कि अ क्लॉक शुड फॉलो और एडियर टू दी फिजिकल टाइम नोन एज फिजिकल क्लॉक्स। फिजिकल टाइम का मतलब होता है द टाइम दैट इज परसीव्ड और ट्रैक्ड इन द रियल वर्ल्ड। जो हमारा एक्चुअल टाइम है दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टाइम। जितने भी सर्वर्स हैं और जितने भी हमारे पास क्लॉक्स हैं, एवरी क्लॉक वैल्यू शुड फॉलो दी फिजिकल क्लॉक्स। ठीक है, ये फिजिकल क्लॉक्स या टाइम क्या हो सकते हैं, हमारे यूएसटी हो गए, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम हो गया। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम जो है एक ऐसा एग्जाम्पल है फिजिकल क्लॉक का जो कि सारे सर्वर्स आजकल फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना। अ क्लॉक इज सेड टू बी वर्किंग फाइन इफ इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या कहता है, 1 माइनस रो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी बाई डी टी एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस रो। अब यहाँ पे रो क्या है, रो इज द मैक्सिमम स्क्यू रेट दैट इज स्पेसिफाइड बाई द मैन्युफैक्चरर। याद रखना, इट इज स्पेसिफाइड बाई द मैन्युफैक्चरर। अब ये इस ग्राफ को समझो। इस ग्राफ में ये हमारे पास है क्लॉक टाइम एंड दिस विल बी अवर टाइम। टाइम हम यूटीसी ले सकते हैं, यूटीसी क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टेड टाइम है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 ग्राफ बनाए। दिस लाइन इज नोन एज परफेक्ट लाइन क्योंकि यहाँ पे जो डी सी बाई डी टी है दैट इज इक्वल टू 1। डी सी बाई डी टी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब हम मल्टीपल क्लॉक वैल्यूज को कंपेयर करते हैं एंड दैट कंपेरिजन बिकम्स इक्वल टू 1, देन हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज अ परफेक्ट टाइमिंग। देन इफ द क्लॉक द कंपेरिजन इज ग्रेटर देन 1 then it means that it is going fast, and if the comparison is less than 1 then it means that it is going slow। next आता है कि how often to synchronize। मान लो हमारा एक सर्वर चल रहा है, हमारे जो सर्वर हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं,
तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्लॉक स्क्यू या क्लॉक ड्रिफ्ट हो चुका है और हमें अब सिंक्रोनाइज करना है? उसके लिए भी हमने कुछ क्राइटेरियाज फिक्स किए हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि कितना फ्रिक्वेंटली हमें एक क्लॉक को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो वो क्राइटेरिया है MDR। MDR का मतलब मैक्सिमम ड्रिफ्ट रेट। मैक्सिमम ड्रिफ्ट रेट का ये मतलब है कि एट अ मैक्सिमम एक क्लॉक कितना ही डिविएट कर सकता है अपने रियल टाइम एक्चुअल टाइम से। यहाँ पे एक्चुअल टाइम का मतलब है UST। ठीक है, मान लो ये हमारा प्रोसेस है एंड दिस लाइन इज द UST लाइन। तो हमारा जो प्रोसेस का लोकल टाइम है वो कितना डिविएट कर रहा है, जो ये मैक्सिमम डिविएशन है, इसको हम कहेंगे MDR। इट रिफर्स टू द मैक्सिमम रेट एट विच अ क्लॉक कैन डिविएट फ्रॉम इट्स एक्चुअल टाइम। जितना कम MDR होगा उतना ज़्यादा क्लॉक एक्यूरेसी होगा, ये ऑब्वियस पॉइंट है। तो मैक्सिमम ड्रिफ्ट रेट बिटवीन टू क्लॉक्स विथ सिमिलर MDR विल बी इक्वल टू 2 इंटू MDR। अब जो क्राइटेरिया है वो बता देता हूँ। MDR तो इतना पार्ट था, अब MDR को यूज़ करके हम क्राइटेरिया को डिफाइन करेंगे। कौन सा क्राइटेरिया? कि हाउ ऑफन वी नीड टू सिंक्रोनाइज द क्लॉक। तो ये क्राइटेरिया हमारे पास होगा M डिवाइडेड बाय 2 इंटू MDR। M इज दी मैक्सिमम एक्सेप्टेबल स्क्यू। ये गिवन होगा हमारे पास मैक्सिमम कि इतना जो स्क्यू है हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इतना नेग्लिजिबल है। लेट्स से इसका वैल्यू कुछ आ रहा है Y, तो हमें एवरी Y सेकेंड क्लॉक को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन एंड इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन। बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, नाम सुन के हमें पता चल जाएगा कि एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि जब हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल टाइम सोर्स है। एक्सटर्नल टाइम सोर्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो गए? UTC हो गया, एटॉमिक क्लॉक हो गया, ये सब हमारे कुछ एक्सटर्नल टाइम सोर्स हो गए जिससे हम रेफरेंस ले सकते हैं कि क्या हमारा क्लॉक सही चल रहा है या फिर डिविएट हुआ है कुछ। देन इन इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा अपने ही नेटवर्क में जो सिस्टम्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे। मान लो ये एक नोड काम कर रहा है, ये एक प्रोसेस काम कर रहा है, ये दूसरा प्रोसेस काम कर रहा है, ये दोनों अपने बीच में कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट इज देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला कि CI माइनस S शुड बी स्मॉलर देन D। यहाँ पे CI का मतलब है द क्लॉक वैल्यू ऑफ प्रोसेस I एंड D का मतलब है बाउंड्री वैल्यू। हम किसी लिमिट के अंदर ही हम टाइम को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हमारे बाउंड्री वैल्यूज हो गए। एंड नेक्स्ट इज S इज द एक्सटर्नल क्लॉक टाइम। देन इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन में हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाता है वो होगा CI माइनस CJ। CI का मतलब है द क्लॉक टाइम ऑफ प्रोसेस I एंड CJ का मतलब है द क्लॉक टाइम ऑफ प्रोसेस J। सो देयर डिफरेंस शुड बी लेस देन और इक्वल टू D। D इज द बाउंड्री वैल्यू अगेन। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज क्रिस्टियंस एल्गोरिथम, NTP, देन बर्कली एल्गोरिथम एंड DTP हो गए हमारे इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन के एग्जांपल्स। ये एक रिलेशन याद रखना कि एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन विथ बाउंड्री D विल बी इक्वल टू इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन विथ बाउंड्री 2 टाइम्स D। नेक्स्ट आता है क्रिस्टियंस एल्गोरिथम। तो इन बेसिक एल्गोरिथम से हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अगर मैं एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो वो कितने टाइम में मेरे को रिस्पॉन्स वापस देगा। आगे अभी जितने भी एल्गोरिथम्स आएंगे हम उनसे यही फाइंड आउट करेंगे कि हमें कितने देर में रिस्पॉन्स मिलेगा। इस एल्गोरिथम में सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला स्टेप ये कहता है कि जो हमारा प्रोसेस P है दैट मेजर्स द राउंड ट्रिप टाइम ऑफ मैसेज एक्सचेंज। जो हमने रिक्वेस्ट भेजा है और जो हमें रिस्पॉन्स मिला है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं। लेट द मिनिमम लेटेंसी ऑफ P to S इज इक्वल टू min1। तो ये रिक्वेस्ट ने टाइम लगाया है, लेट से दैट इज min1। जो रिस्पॉन्स का टाइम है लेट से दैट इज min2। जो हमारा रिस्पॉन्स होगा दैट इज रिसीव्ड बाय द P will lie between these values। क्या वैल्यूज हैं? T प्लस min2 एंड T प्लस RTT माइनस min1। तो ये हमारे पास रेंज होगा जिसके बिटवीन ही लाई करेगा जो रिस्पॉन्स टाइम है। यहाँ पे P है जो हमारा प्रोसेस है एंड द S इज द एक्सटर्नल टाइम, ठीक है। तो बेसिकली इस डायग्राम से ऐसा समझना, जो हमारा प्रोसेस P है वो एक्सटर्नल टाइम से, जो ये एक्सटर्नल टाइम है इससे पूछ रहा है कि टाइम क्या है। ये हमारा हो गया रिक्वेस्ट, और ये अपने लोकल टाइम में चेक करने के बाद जब ये वापस भेजेगा कि ये टाइम है, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स। और इसको रिस्पॉन्स भेजने से पहले कुछ टाइम तो बीत ही जाएगा, इस टाइम को कहते हैं हम RTT, दैट इज राउंड ट्रिप टाइम। अब यहाँ पे एरर कैलकुलेट करेंगे कि कितना पोटेंशियल एरर हो सकता है। उसके लिए फॉर्मूला है RTT माइनस min2 माइनस min1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट इज नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, दैट इज NTP। ये जो प्रोटोकॉल है ये बेसिकली ट्रीज के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे हर कोई जो लीफ नोड है वो होंगे हमारे क्लाइंट्स, और जो क्लाइंट होगा ये अपना टाइम सिंक्रोनाइज करेगा कहाँ से? अपने पेरेंट नोड से। ये अपने पेरेंट नोड से सिंक्रोनाइज करेगा, ये अपने पेरेंट नोड से, ये अपने पेरेंट नोड से। तो यही है मेन एल्गोरिथम। तो लेट्स से ये हमारा S है, S मतलब जो UTC है हमारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टाइम है। पहले तो ये वाले जो नोड्स होंगे वो अपने पेरेंट से सिंक्रोनाइज करेंगे अपना टाइम। जब इनके पास सिंक्रोनाइज टाइम आ चुका है देन ये अपने पेरेंट से सिंक्रोनाइज करेंगे। तो ऐसे टॉप टू बॉटम अप्रोच यहाँ पे यूज़ होता है। मेन सर्वर होगा, जो सबसे मेन रेफरेंस पॉइंट होगा वो हमारा होगा प्राइमरी सर्वर। देन आता है हमारे पास
सेकेंडरी सर्वर, देन आता है टेरिशरी सर्वर। इस एल्गोरिथम में हम कैलकुलेट करते हैं ऑफसेट को। लेट्स से ऑफसेट ओ विल बी इक्वल टू TR1 माइनस TR2 प्लस TS2 माइनस TS1 डिवाइडेड बाई 2। अब TR1 का मतलब होता है मैसेज 1 रिसीव टाइम, कि मैसेज 1 कब पहुंचा। इसका डायग्राम ऐसा बना सकते हैं। लेट्स से अगेन दिस इज़ P, दिस इज़ S। तो यहाँ से कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये होगा हमारा TS1। देन कुछ देर बाद ये कुछ रिस्पॉन्स भेज रहा है, वो होगा हमारा TR1। ये सेंड टाइम हो जाएगा, ये रिसीव टाइम हो जाएगा। देन बर्कलीज एल्गोरिथम, यहाँ पे पोलिंग सिस्टम होता है। अगर आपको याद हो तो बर्कलीज एल्गोरिथम हमारा इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन में आता है। इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन में हमारे पास कोई एक्सटर्नल टाइम नहीं होता। यहाँ पे पोलिंग होता है। पोलिंग कैसे होगा, जो पहला प्रोसेस है क्वेश्चन पूछेगा कि टाइम क्या है, देन दूसरे से पूछेगा, देन तीसरे से पूछेगा, देन उसका एवरेज निकाल के ये समझ जाता है कि अप्रॉक्सीमेट ये टाइम हो रहा होगा। ये लिखा है कि हेयर पोलिंग इज डन asking each and every machine for the time, asking each and every machine for the time। और जब हमें टाइम मिल गया फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट, हम उसका एवरेज निकालते हैं एंड देन फाइनली जो ऑफसेट टाइम है उसको माइनस करके सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सिंक्रोनाइज कराते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये है हमारा मेन प्रोसेस जो कि टाइम जानना चाहता है। ठीक है, और ये हमारे हो गए कुछ और प्रोसेसेस जो इससे कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा, पोलिंग कंडक्ट करेगा। ये S2 है, ये S3 है। अब ये इन सर्वर से टाइम पूछेगा। तो लेट्स से पहला सर्वर बोलता है कि X टाइम हो रहा है, दूसरा बोलता है कि Y, तीसरा Z टाइम हो रहा है। तो इसका जो एवरेज होगा X प्लस वाई प्लस Z डिवाइडेड बाई 2, X प्लस वाई प्लस Z डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा इसका एवरेज टाइम। लेट्स से ये आता है हमारे पास कुछ P, जो हमारा ऑफसेट होगा वो होगा X माइनस पी, Y माइनस पी, Z माइनस पी। इस तरीके से बर्कलीज एल्गोरिथम में हर कोई प्रोसेस जो है सिंक्रोनाइज्ड रहता है। नेक्स्ट इज डेटा सेंटर टाइम प्रोटोकॉल, दैट इज DTP। DTP में क्या होता है, इट बेसिकली यूजेस द फिजिकल लेयर। इसको याद रखना, MCQ में पूछा जा सकता है कि DTP में किस लेयर को मेनली यूज करते हैं, तो वो होगा हमारा फिजिकल लेयर। इट यूजेस द फिजिकल लेयर ऑफ द नेटवर्क डिवाइसेस फॉर डिसेंट्रलाइज्ड क्लॉक सिंक्रोनाइज प्रोटोकॉल। जैसे कि पहले ही पढ़ाया था, इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन में हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। रेफरेंस के लिए हम जो सिस्टम्स हैं नेटवर्क में ही उन्हीं को कांटेक्ट करते हैं, उन्हीं से पोलिंग कराते हैं। इसी को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम इसमें फिजिकल लेयर का यूज़ करते हैं DTP में। नेक्स्ट इज इट इज़ हाईली स्केलेबल। इसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा, इसलिए इट इज़ हाईली स्केलेबल। आप कितने भी डिवाइसेस इसमें, कितने भी नोड्स या डिवाइसेस में ऐड करते जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट इज इट हैज़ 2 फेजेस। फर्स्ट इज़ द इनिशियलाइजेशन फेज, सेकेंड इज़ द बीकन फेज। इनिट फेज में क्या होता है, यहाँ पे हम 1 वे डिले को मेजर करते हैं। 1 वे डिले का मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए जो टाइम है उसको कैलकुलेट करते हैं, या फिर रिस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट करते हैं। बीकन फेज में क्या होता है, हम रीसिंक्रोनाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स बाउंडेड प्रिसीजन एंड स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी वाला टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रिसीजन ये ऐसे देता है क्योंकि ये किसी सिंगल नेटवर्क पे या फिर सिंगल प्रोसेस पे ये डिपेंड नहीं करता, ये मल्टीपल प्रोसेस से टाइम लेता है एंड देन उसको कैलकुलेट करके ये अपना सेंट्रलाइज्ड या फिर लोकल टाइम कैलकुलेट कर लेता है। नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स। तो जैसे जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग या एज कंप्यूटिंग का एवोल्यूशन हुआ, तो हमारे पास फिजिकल क्लॉक्स को एलिमिनेट करने का एक ऑप्शन मिला, दैट इज ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिजिकल क्लॉक्स वी कैन ऑर्डर द इवेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प। हम हमेशा अलग अलग फिजिकल क्लॉक को यूज़ करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इवेंट या फिर टास्क हम किसी प्रोसेस को दे रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प के साथ भेज सकते हैं, जो कि हमारा यूनिवर्सल रहेगा। सो देर आर वेरियस मेथड्स ऑल्सो फॉर ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स, दैट इज द फर्स्ट वन इज द लॉजिकल और लैम्पोर्ट ऑर्डरिंग। सो दिस मेथड हैज बीन गिवन बाय द साइंटिस्ट नोन एज लेस्ली बी लैम्पोर्ट, जो कि अवार्ड विनर है, ट्यूरिंग अवार्ड विनर है 2013 में। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट अचीवेबल अवार्ड बाय एनी पर्सन इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड। इसको उन्होंने कैसे समझाया कि इन्होंने एक लॉजिकल रिलेशन निकाला है, दैट इज कॉल्ड हैपेंस बिफोर। हैपेंस बिफोर को कैसे डिनोट करते हैं, एक एरो से। ठीक है, तो ये कैसे होगा, लेट्स से A टेंड्स टू B, A एरो B। इसका मतलब ये है कि A हैपेंड बिफोर B, जो मेरा A का कंप्लीशन टाइम है दैट इज लेस देन द कंप्लीशन टाइम ऑफ B। वही यहाँ पे लिखा है, द कंप्लीशन टाइम ऑफ A इज लेस देन कंप्लीशन टाइम ऑफ B। नेक्स्ट इज, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोकल टाइम स्टैम्प अटैच कर देंगे हर एक इवेंट पे। तो जो भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उसमें एक टाइम स्टैम्प अटैच करके भेजेंगे, ताकि जब उसका रिस्पॉन्स आए तब हमें पता लगेगा कि कितना टाइम बीत चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट इज कॉन्करेंट इवेंट्स। इट इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ द लॉजिकल ऑर्डरिंग। कॉन्करेंट इवेंट्स वो होते हैं
जिनके पास एक कैजुअल पाथ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पाथ्स ऐसे होते हैं जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये पाथ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाएगा। जैसे कि हमने कोई पाथ भेजा तो वो ऑब्वियसली या तो ए पे जाएगा या फिर बी में जाएगा। लेकिन कुछ पाथ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं रहता, उनका कोई कैजुअल पाथ नहीं होता। एंड ऑल्सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट द लैम्पोर्ट टाइम स्टैम्प्स दैट वी आर असाइनिंग फॉर एवरी इवेंट are not guaranteed to be ordered. Now, in order to overcome that drawback, the last topic that we arrive, vector timestamps. वेक्टर टाइम स्टैम्प्स का मतलब है कि जो भी हमारे टाइम स्टैम्प्स हैं एंड जो इवेंट्स हैं उसको हम की वैल्यू पेयर में स्टोर करेंगे, जस्ट लाइक रिएक्ट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ईच एंड एवरी प्रोसेस यूसेस अ वेक्टर ऑफ इंटीजर क्लॉक्स। तो यहाँ पे मेन पॉइंट होगा हमारा वेक्टर ऑफ इंटीजर क्लॉक्स। ठीक है, अभी तक का सबसे हार्ड वीक मैं कहूँगा यही होगा। एक बार इसको अच्छे से समझ लेना। सो दैट्स इट फॉर वीक 2। मिलते हैं अगले वीडियो में।